आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बैंक के कामकाज के साथ साथ अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। सदन जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? विनय चंद्र जी और एक साथी हमारे जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सदन जी, सब बढ़िया है, कुशल मंगल हैं? सर आशीर्वाद नमस्कार, सर। आवाज आ रही है सर? क्लियर आशीर्वाद है सर, सर? आपका आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों से बातें करने आ गया हूँ और बातें करते करते कुछ चीज़ें हम आपको आसानी से सिखा देंगे। कैसा रहेगा सदन जी? बढ़िया रहेगा सर, बढ़िया। रहेगा, ये हुई ना बात। तो अद्भुत जीवन है, कोई भी शिकवा शिकायत मत रखिएगा। दीपक अरे, अंधेरे में ही जला करते हैं। हाँ हाँ, दीपक क्या बात। अंधेरे में ही जला करते हैं और ऐसे होनहार साथी बड़ा मुश्किल से मिला करते हैं, जो हमेशा ही परिस्थिति कैसा भी रहे अपने चेहरे पर प्रसन्नता के फूल खिला करते हैं। दीपक हमेशा अंधेरे में ही जला करते हैं और ऐसे अद्भुत साथी बड़ा मुश्किल से मिला करते हैं। और जो जो बैंकिंग जीवन के साथ साथ न शिकवा और गिला करते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है तो उसको सिला करते हैं, दीपक अंधेरे में ही जला करते हैं और ऐसे साथी बड़ा मुश्किल से मिला करते हैं। हमेशा अपने चेहरे पर एक प्रसन्नता का, एक उत्साह का फूल खिला करते हैं। सही बात है ना सदन जी? सही बात सर, सही। ओके। तो हम हमारा एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में ये है कि छोटी छोटे टर्मिनोलॉजी को सीखते रहें। जी। बैंकिंग अथाह है, हरि अनंत मतलब कथा जी, अनंता। हाँ ठीक हाँ, उसी तरह से बैंकिंग अनंत, बैंकिंग की कथा भी अनंत है। लेकिन इसमें हमारी छोटी भूमिका ये है कि हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लें, पॉलिसी टर्म्स को समझ लें, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझ लें, तो हमारा काम करने की जो कार्य साधक ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होती है और उसमें हमारी भूमिका जो रहती है उस भूमिका को हम कार्य सिद्ध कर पाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई जाती है, उसकी बैठक कब होती है और उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, और वर्तमान बैठक जो 5 जून से 7 जून 2024 को हुआ, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए। तो एक छोटा सा सेशन होगा, 15 से 20 मिनट का। बातें करते करते आप सीख जाएंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठक होती है वो आरबीआई द्वारा की जाती है, और अभी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई वो 5 जून से लेके 7 जून 2024 को हुई। तो सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सदन जी, बता पाएंगे आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर, आइडिया नहीं है सर मुझे। आइडिया नहीं। बाई मंथली होती है। क्या होती है अच्छा। सदन जी? बाई मंथली होती है। जी। मतलब 2-2 महीने में एक बार होती है। तो अभी जून में हुई है, तो अगली बैठक कब होगी? अगस्त में, है ना? अगस्त में तो सर, जी। एक बात तो आप जान गए बातों ही बातों में, जो हम्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक किस फ्रीक्वेंसी में रखी जाती है, कितनी अच्छा बार अच्छा। रखी जाएगी, साल में कितनी बार रखी जाएगी? तो 6 बार। 6 बार हो गया सर। और वैसे ज्यादातर आप पूछता है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बाई मंथली, है ना? क्या लिखेंगे? बाई मंथली। अच्छा। चलिए, तो अभी पिछली जो बैठक है, जैसे कि हमारे सदन जी ने कहा कि बाई मंथली बैठक होती है, तो पिछली बैठक 5 जून से लेकर 7 जून 2024 को रखी गई। अब समझते हैं कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखिए 3 चीजें हैं, मॉनेटरी है, पॉलिसी है और कमेटी है। तो मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक, मतलब जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, मुद्रा से जुड़ी हुई, और पॉलिसी मतलब नीति नियम बनाना, और कमेटी मतलब एक समिति जो इसको बनाएगी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो मौद्रिक नीति है, देश के अर्थव्यवस्था का सुचारू कार्य कैसे चले, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक आर्थिक नीति निर्धारित करती है, जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी
को जो निर्धारित करने के लिए जो कमेटी का जो गठन किया जाता है, उस कमेटी का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45ZL में इसको प्रोविजन दिया गया है। उसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक रखी जाती है और उसको बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है और मौद्रिक नीति के लिए जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको इंटरव्यू में भी अगर पूछा गया तो आप बढ़िया जवाब दे पाएंगे कि मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था के कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एक व्यापक आर्थिक नीति है। जी इसमें पैसे की आपूर्ति के साथ साथ ब्याज दर का भी प्रबंधन शामिल होता है। बराबर है सदन जी? जी सर, जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, देश के कोने कोने में पैसे की कैसे आपूर्ति हो, साथ ही उनका काम है जहां पर पैसा की जरूरत है वहां तक पैसे पहुंचाना, और जहां पर जो है पैसे ज्यादा हैं वहां पर सिस्टम से लेके पैसे देना। ये सारी चीजें जो है पैसे की आपूर्ति। तो जहां पर पैसे की आवश्यकता है वो ब्याज दर, उसको लोन के रूप में उसका प्रबंधन करना। तो ये मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। और जो देश की सरकार द्वारा जो मुद्रास्फीति है, खपत है, विकास है और तरलता है, लिक्विडिटी, ऐसे जो व्यापक आर्थिक उद्देश्य हैं, सरकार ने जो रखा है, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जो लक्ष्य रखा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये आर्थिक नीति बहुत ही मतलब अपेक्षित रहता है। और इसको जो है उसी आधार पर ये तय किए जाते हैं। तो सरल भाषा में हम ये देखेंगे कि मौद्रिक नीति आर्थिक मामलों में देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ब्याज दर, धन की आपूर्ति और लोन ऋण प्रदान करने की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक जो उपकरण हैं उनके उपयोग के लिए एक सुचारू आर्थिक नीति का गठन किया जाता है, जिसका जो उद्देश्य होता है देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और पैसे की आपूर्ति के साथ साथ ब्याज दर का प्रबंधन करना, ये होता है। तो जो मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 1934, जो आरबीआई एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, जैसा कि मैंने बताया। इसका उद्देश्य भी बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए और देश में खुले बाजार में धन की मात्रा को प्रबंधन करने के लिए ये मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अब ये जो मौद्रिक नीति बनाई गई है, इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है, ये पिछली बैठक 5 जून से 7 जून 2024 में हुई थी। इस मीटिंग को अटेंड किया गया डॉक्टर शशांक भिड़े, ऑनरेरी सीनियर एडवाइजर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, दिल्ली; डॉक्टर आसिमा गोयल, इमरियस प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई; प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद; डॉक्टर राजीव रंजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई; डॉक्टर माइकल देववर्त, डेप्यूटी गवर्नर, माइकल देबव्रत पात्रो हैं, ये डेप्यूटी गवर्नर हैं और ये इंचार्ज हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। और जो चेयरमैन होंगे वो गवर्नर होंगे, श्री रामदास। शक्तिकांता दास जो हैं गवर्नर होंगे। ठीक है, जी बराबर सदन जी? कौन है गवर्नर आरबीआई के? जी, शक्तिकांत दास सर। श्री शक्तिकांत। शक्तिकांत दास। बहुत बढ़िया, है ना? तो ये जी जो है चेयरमैन होंगे। और डॉक्टर राजीव रंजन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये जो होते हैं ये कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। और जो इंचार्ज होंगे वो डिप्टी गवर्नर होंगे, चेयरमैन होंगे जो गवर्नर होंगे। बाकी ये जो 1 और 3 है ये इंडिपेंडेंट लिया गया है, इन एक्सपर्ट्स लोगों को लिया गया है। फिर इनके आधार पर डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन करने के बाद वोटिंग की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, इसका गठन जो है अंडर सेक्शन 45ZL ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई है। तो आपको याद भी हो गया 45ZL आरबीआई एक्ट 1934 के तहत
ये कमेटी जो है इसको बनाने का प्रोविजन किया गया है। द रिजर्व बैंक shall publish on the 14th day after every meeting of the monetary policy committee। तो इसमें एक ये बात होती है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है उसके 14वें दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जो हैं जारी किए जाते हैं। तो देखिए 5 तारीख से लेके 7 जून 2024 में मीटिंग हुआ, जिसका मिनट्स 21 जून को आरबीआई की साइट पर पब्लिश हुआ। तो ये पार्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इस स्क्रीन में दो चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो किस सेक्शन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डेफिनेशन दिए गए हैं, तो अंडर सेक्शन 45 ZL अब आरबीआई एक्ट 1934। और जो आरबीआई मॉनेटरी कमेटी की बैठक होती है वो कब होती है सदन जी? कब? हर दूसरे महीने होती है, हर एक बराबर। दूसरे और जब बैठक होगी तो उसके कितने दिनों बाद उसकी मिनट्स पब्लिश की जाएगी? 14 days। 14 डेज पे। ये याद हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो मिनट्स जो प्रोसीडिंग्स होती है कि कौन मेंबर ने क्या कहा, उसने हाँ भरा डिसीजन पे कि नहीं भरा, ये सारी चीजें मिनट्स में दी जाती हैं। सो द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो मिनट्स होगा निम्नलिखित चीजों को कंक्लूड करेगा, इंक्लूड करेगा। द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिजोल्यूशन आया, जो समाधान आया, जो बात आई, उसमें वो लिखी जाएगी। द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि जितने मेंबर हैं उन्होंने क्या क्या वोट किया उस पक्ष में। मान लीजिए कमेटी ये डिसाइड करती है कि रेपो रेट में चेंज नहीं करना है, तो उसमें कितने लोग सहमत थे, नहीं थे, ये वोट जो है रखी जाएगी। सो द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और दूसरा है आपका स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है जिसके आधार पर वो तय करते हैं, इसमें ये जो उनके सब सेक्शन में दिया गया है कि जो मेंबर क्या कहता है उसका स्टेटमेंट भी पब्लिश करना है ना? बराबर है सदन जी? अगर जी आप बैठक में आए तो आपकी भी तो कुछ राय रखेंगे ना, आप अपनी बात बिल्कुल। कुछ रखेंगे, तो इसमें जो मेंबर हैं वो कुछ बात रखेंगे, तो उसने क्या स्टेटमेंट कहा वो भी आपको बैठक में लिखना है। ये बात हो गई। अब द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिव्यू द सर्वेज कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है वो किन किन चीज़ों को देख के अपने जो ब्याज दर हैं, रेट हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, रिजर्व रेट्स हैं, पैसे की आपूर्ति है, इन सब को कैसे डिसाइड करती है, किन किन चीज़ों को देख के, वो इस स्क्रीन के माध्यम से जान सकते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक है वो सर्वे देखती है जो रिजर्व बैंक ने कंडक्ट किया है, टू गेज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कॉरपोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस, क्रेडिट कंडीशन, द आउटलुक फॉर द इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल फोरकास्टर्स। इतनी सारी चीजों को देख के वो रिव्यू करते हैं, है ना सदन जी? कितना कठिन काम होगा, है ना? जी जी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मतलब उपभोक्ताओं के कॉन्फिडेंस। हाउस होल्ड मतलब घर की जरूरतों में कितनी महंगाई बढ़ रही है, बढ़ सकती है आगे इसको। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, एक तो इंडिविजुअल सेक्टर होते हैं, रिटेल सेक्टर, एक कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े घराना, उनका हाँ। परफॉर्मेंस कैसा है। क्रेडिट कंडीशन क्या है, मार्केट में क्रेडिट जरूरत है कि नहीं है इसको। फिर इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं। फिर और भी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, प्रोजेक्शन। इन सब सर्वेस के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देखती है कि क्या रेट्स में डिसीजन ले पाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी also reviewed in detail the staff मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को रिव्यू करती है। ऑल्टरनेट सिनारियोज अराउंड वेरियस रिस्क ऑफ द आउटलुक, इन सबको देखते हुए धन की आपूर्ति, ब्याज दर का निर्धारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चर्चा करती है। चर्चा करने के बाद वोटिंग्स करते हैं, वोटिंग के बाद जो सहमत हो जाते हैं उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं, रिजोल्यूशन आता है।
तो अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 5 जून से लेके 7 जून 2024 में जो बैठक हुई, उसमें जो पॉलिसी रेट्स जो रेजोल्यूशन के तौर पर आए हैं आरबीआई के, तो आरबीआई के दो वैसे तो 4 रेट्स होते हैं आरबीआई के। एक तो होता है रिजर्व रेट, जो सीआरआर एसएलआर कहते हैं। एक होता है पॉलिसी रेट, जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक होता है लोन एंड डिपॉजिट रेट्स, और एक होता है मनी मार्केट रेट्स होता है। एक होता है मनी मार्केट रेट्स, और एक होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रेट। तो इतने सारे रेट्स आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेंट पॉलिसी रेट्स अगर देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन होता है और सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट 6.50%, जो पिछले 8 बार से चेंज नहीं किया गया है। ये 6.50%, ये अभी भी अनचेंज रखा गया। सदन जी, थोड़ा सा बातों ही बातों में बता पाएंगे ये रेपो का फुल फॉर्म क्या है? रेपो रेट किसे कहते हैं? आप चालू भाषा में आप क्या समझते हैं जी रेपो रेट से? जी जी जी। रेपो रेट सर वो रेट होता है हम्म। कि नहीं, रेट नहीं सर, रेपो रेट सर ये बैंक को जमा करने के लिए आरबीआई के पास सर रखना पड़ता है, जमा हम्म। करने के लिए। क्या रखना पड़ेगा, मतलब जैसे? जैसे जो आपका एनडीटीएल नेट डिपॉजिट है, एनडीटीएल का जितना आप डिपॉजिट रखते हैं हम्म। उसका आपको कुछ परसेंट, नहीं तो सीआरआर के रूप में, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, तो सीआरआर, सीआरआर, कोई बात रॉन्ग नहीं, मैं अभी आप रॉन्ग। पूछ रहा हूँ रेपो का फुल फॉर्म। हाँ जी, पवन वह जी। दर सर, सर वह दर जिसके कम पे कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। मिनिमम दर वो रेपो आरबीआई जो डिसाइड करती है, उससे कम पे लोन नहीं दे सकते अपन। अच्छा, इससे कम लोन नहीं दे सकते। हाँ, विनय हाँ, जी इससे आप। इससे कम रेट पे लोन नहीं दे सकते। मिनिमम इतना रेट चाहिए अपने को। ओके, पवन जी आप कुछ बताएंगे? सर रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है, मतलब कैश लेती हाँ हाँ, सही सही सही। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, रेपो यही है। ओके, और राहुल जी आप बताइए कुछ। सर यही बैंक जो है सर, आरबीआई से जो लोन लेती है उसे हाँ। रेपो रेट कहते हैं। और ओके। रिवर्स रेपो रेट सर उसे कहते हैं जिस पर आरबीआई बैंक से लोन लेती है, मतलब वही नहीं, एक्स्ट्रा। जिसमें बैंक बैंक अपना जो जो भी अमाउंट है वो सर रिजर्व प्लस, रिजर्व बैंक के पास रखता है। नहीं 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 सर, नहीं सर, वो बैंक से लोन सर लेती है आरबीआई, उसको रिवर्स रेपो रेट। और बैंक नहीं, जब आरबीआई आरबीआई से लोन लेती आरबीआई है लोन क्यों लेगी? आरबीआई लोन क्यों लेगी? वो बैंक अपना जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास सुरक्षित रखती है। उस पे आरबीआई जो है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे प्रदान करता है, क्योंकि आरबीआई को बेनिफिट है नहीं उससे। बराबर। नहीं सर, बिना बेनिफिट के सर वो आरबीआई चलेगी कैसे? उसे भी तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चलाना है सर, तो वो तो बैंक से ही पैसे लेंगी ना। अगर चलिए। बैंक से वो उसके पास पैसा नहीं आएगा तो सर कहाँ से वो कंट्रोल एक कर बार पाएगी सर सारे। बताएं, सर एक बार बताएंगे। बैंक से सर पैसे ले तो सर उसके बैंक से ओवरनाइट लेती है आरबीआई, तो उसको कॉल मनी बोलते हैं, अलग है वो चीज। सर अच्छा, एक वो बार सर बताएंगे, बताएंगे। वो मैं सबके वो तो सबके विचारों का सम्मान करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप कम से कम बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग जैसे टीवी डिबेट होता है वैसे डिबेट भी करेंगे और सार्थक डिबेट करेंगे। तो इस सर डिबेट एक बार, अब एक बार सर बता दिया जाए। निष- डिबेट के निष्कर्ष मंथन सर में तो ना, आप ही बताएंगे। हाँ, बाकी निष्कर्ष तो रिजोल्यूशन मैं ही बताऊंगा। तो आप हाँ एक टर्म को समझिए, रेपो। रेपो का जो टर्म होता है, रेपो को बोलते हैं रीपरचेजिंग ऑप्शन। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए रेपो रेट क्या है, तो हाँ रेपो इज रिप्रेजेंटिंग द रीपरचेसिंग ऑप्शन। रीपरचेसिंग ऑप्शन मतलब कोई, हम लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे या बेचेंगे इस वादे के साथ कि इसको फिर से मैं रीपरचेज, अभी बेच रहा हूं फिर खरीद लूंगा, ये होता है रेपो रेट। रेपो का हाँ मतलब होता है रीपरचेसिंग ऑप्शन। अभी अब इसको समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे साथी हैं उन्होंने कहा कि रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कॉमर्शियल बैंक्स मनी बोरो करते हैं आरबीआई से। बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल भाषा है, सभी लोग जान लेंगे सदन जी बराबर, कि जी रेपो सर। रेट वह इंटरेस्ट रेट है जब कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करते हैं या पैसा उधार लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, तो जो रेट आरबीआई। लगता है वो रेपो रेट है। लेकिन वो रेपो रेट तब लगेगा जब वो मनी बोरो करेगा रीपरचेसिंग ऑप्शन में।
रीपर्चेसिंग ऑप्शन मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा इस उद्देश्य से कि बाद में मैं फिर खरीद लूंगा। समझ रहे हो? तो बैंक क्या करती है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आरबीआई को जाती है, बोलती है मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको आप खरीद लीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुरंत कुछ दिनों के बाद इसको आपसे वापस खरीद लूंगा। इसको बोलते हैं रीपर्चेसिंग ऑप्शन। समझ में आया तो बोलिए हो। ओ, जी ठीक है। ओहो। तो रेपो रेट वह repurchasing। रेट है जिसमें पुनर्खरीद समझौता शामिल होता है। मतलब बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ी कम समय के लिए, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखकर पैसे उठाता है, तो उसमें जो ब्याज दर लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो सरल भाषा में करेंगे, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट at which commercial bank borrow money from the Reserve Bank of India, placing government security as a collateral and with undertaking with repurchase agreement, which is repurchasing option. The rate is called repo rate. रेपो रेट वह दर है जो कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलिटरल रखते हुए, इस उद्देश्य से कि कुछ समय बाद उसको वो वापस खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। बराबर है? तो ये रेपो रेट जो होता है, जैसे कि हमारे सभी साथी कह रहे हैं, रेपो रेट दरअसल जो है कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए मतलब एक दिन के लिए, ओवरनाइट से लेके ये 15 दिन के लिए होता है रेपो रेट। और अगर हम ज्यादा दिन के लिए जाते हैं तो वो जो रेट होता है कौन सा होता है, वो बैंक रेट होता है। क्या होता है अगर राहुल जी? बैंक बैंक रेट सर, बैंक बैंक। रेट। और रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट, मान लीजिए एक दिन के लिए लग गया, 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, तो वहां पर रेपो रेट होगा 15 दिन तक के लिए। ठीक है। और अगर उससे ऊपर ज्यादा दिन चाहिए तो बैंक रेट आएंगे। और यहाँ पर पॉलिसी रेट है 6.50, या इतनी देर आपके सामने स्क्रीन रहा तो आपको याद हो गया होगा। तो पॉलिसी रेपो रेट 6.50, कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, और उस पर जो रेट लगता है 6.50% लगेगा। इस वादे के साथ ये पैसा लेते हैं, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रखते हैं, और बोलते हैं कि ये कोलेटरल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है आप रख लीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं 10 दिन में आके इसको फिर से ले लूंगा आपसे पैसा देकर। दूसरा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट के बारे में कोई साथी बताएंगे? राहुल जी बता पाएंगे कुछ? ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने स्पेशल सेशन भी दिया था। ये नहीं सर, वन नाइट जानकारी नहीं है सर। ओवरनाइट के लिए सर, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है सर, कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ऐसा है, देखिए, जो अभी आपने पॉलिसी रेट को समझा, पॉलिसी रेट को क्या समझा कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई के पास गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दिए और वहां से पैसा उठा लिए कम समय के लिए, तो रेपो रेट लगा। उसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट, जो 3.35% है, कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आरबीआई जो है उसके पास पैसा रखते हैं और आरबीआई से कहते हैं कि आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दीजिए, और फिर उसको आप जो है हम पैसा दे देंगे, बाद में आप फिर हमसे खरीद लेना। तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है, कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा, तो वहां पर जो रेट एप्लीकेबल होगा 3.35%। तो यहाँ पर देखो कि रिजर्व बैंक को एक तो पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए क्यों ब्याज पर पैसे लेगी, जैसा कि है ना। तो रिजर्व बैंक को जब बैंकों से पैसे लेना होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा है, वो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिजर्व बैंक के पास देते हैं, तो रिजर्व बैंक से उनको ब्याज कम मिलता है 3.35%। लेकिन कंडीशन ये होता है कि रिजर्व बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी रखेगा। तो अब बताइए, रिजर्व बैंक को 100 रुपये चाहिए तो 100 रुपये की कोलेटरल सिक्योरिटी रखेगा और उसमें 3.35% ब्याज देगा। ठीक है।
ये उसका उल्टा है रेपो रेट का। मतलब रेपो रेट से बाजार में पैसा क्या होगा, बाजार में पैसे की अधिकता होगी, लोगों के हाथ में पैसे आ जाएंगे। बराबर है राहुल जी? जी सर। रेपो रेट अगर सर कम हो जाएगा तो क्या होगा, सभी लोग बाजार बाजार में पैसे बढ़ जाएंगे। और रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है कि बाजार में पैसे को सोखता है, वो कंट्रोल करता है। अब आते हैं सर ये सर ये जो फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, ये फिक्स्ड क्यों लगा है सर? ये क्योंकि पहले तो फिक्स है केवल वो। रिवर्स रेपो रेट था। नहीं नहीं, फिक्स्ड इसलिए रखा है, ये 3.35 फिक्स्ड होता है, ये वेरिएशन नहीं होता, इस पर डिस्कशन नहीं होता वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, है ना? इस सर पर पहले, सर पहले जैसे कि मतलब कि पहले मतलब रेपो रेट थोड़ा हाई था, लगभग 7% 8% था, तो रिवर्स रेपो रेट जो था वो उससे 1% कम होता था। हाँ, बट अब अभी ये क्या फिक्स। फिक्स कर दिया है, अब हाँ। इस पर डिस्कशन नहीं होते हैं, वेरिएशन नहीं है, वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है, फिक्स रख दिया। अच्छा। ओके। वेरिएबल वेरिएबल में ये पॉलिसी रेपो रेट्स हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का ऐसा रेट है, मान लीजिए सपोज कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक व्यवस्था रखी गई कि जब आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अगर रिजर्व बैंक में रखना है तो रिजर्व बैंक में रख दीजिए, हम 6.25% इंटरेस्ट देंगे, बशर्ते हम उसमें कोई कोलिट्रल नहीं रखेंगे, कोलिट्रल की जरूरत नहीं है। अगर बैंक मतलब समझ, इसका मतलब ये समझिए बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, वो आरबीआई के पास रख रहे हैं, तो आरबीआई से क्या बोलते थे कि आप हमें कोलेटरल सिक्योरिटी दे दो। तो अब आरबीआई ने कहा कि हमें बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के आप सीधे स्टैंडिंग डिपॉजिट रख रहे हैं तो हम 6.25% इंटरेस्ट देंगे। मतलब ये इंटरेस्ट जो है आरबीआई देगा बैंकों को 6.25%, क्योंकि बैंक के पास सरप्लस पैसा है, तो बैंक क्या करती है, लोन देती है, तो कम से कम 7% केसीसी है तो 7% इंटरेस्ट देती है। लेकिन अब जब लोन नहीं दे पा रही है तो बैंकें जो सरप्लस पैसा है वो आरबीआई के पास रख देंगे, तो उनको 6.25% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक है कि उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में नहीं रखना है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। अच्छा और सर ये बताइए सर, हम्म, ये जो मतलब कि ये जो रेट है, ये जो ये केवल कॉमर्शियल बैंक पर ही लागू होते हैं कि बाकी सारे बैंकों पर लागू होते हैं? कॉमर्शियल बैंक पर लागू होंगे ये। उसके बाद तो जो आपके और जो आपके जैसे स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर बैंक आपकी आरआरबी है, उसके आधार पर होंगे। ये कॉमर्शियल बैंक पर होती है लेन देन, ये जो है कॉमर्शियल बैंक से, आरआरबी, ये भारतीय आरआरबी पर नहीं है? ये जो पॉलिसी रेट्स है, आपके यहाँ जो रेट डिसाइड्स होते हैं आपके इसी आधार पर रेट डिसाइड नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक इनसे लेन देन करती है ना, इस आधार पर। आपको जब पैसे की जरूरत होगी तो आप क्या कहाँ जाओगे, आपके 3 ओनरशिप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और और स्पॉन्सर बैंक। बैंक। तो उसके आधार पर आपकी कमेटी बनी हुई है। तो आप ये जो रेट्स वगैरह हैं ये कॉमर्शियल बैंक्स के लिए हैं, ठीक है, आरआरबीज के लिए नहीं है। लेकिन जब कॉमर्शियल बैंक इनसे लेंड करती हैं तो इनसे ऊपर तो हो नहीं सकता, आप इन्हीं से ही गाइडेंस आप लेके चलोगे, ठीक है। ओके। और दूसरा ये बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप नाबार्ड के माध्यम से, आपके पास भी ऐसी व्यवस्था है कि ये डिपॉजिट रख सकते हैं, लेकिन आपका पूरा स्ट्रक्चर ये एलएम का देख लीजिएगा, आपके पास डिपॉजिट कम, आपके पास एडवांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप ग्रामीण बैंक में आपका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा कि सीडी रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं और वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है। बराबर राहुल जी, समझ पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज क्या होता है, पैसा डिपॉजिट, और ज़रूरत वहाँ पर सभी लोगों को ज़रूरत ही होता है, क्योंकि वो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, निचले वर्ग के होते हैं, उनको पैसे की जरूरत, उनके पास सरप्लस होता ही नहीं, वो तो आजीविका के लिए चाहिए पैसा उनको। बराबर समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। चलिए, तो मैं ये कह लेकिन रहा सर अब ऐसा नहीं रह गया सर, यहाँ पे गांव में भी अच्छे खासे पैसे वाले हो गए हैं अब। हूँ, हो गए हैं, हो गए हैं बिल्कुल, जी सर। हैं, होने भी हम्म, चाहिए। आपको वहाँ पर पोस्टिंग इसलिए दी गई है, सभी को अच्छे खासे बनाना है, ठीक है। जी सर, जी सर। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई में रख लेते हैं विदाउट कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वहाँ पर जो रेट मिलता है उसको एसडीएफ रेट कहते हैं, 6.25%।
एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एक ऐसा रेट होता है जो बैंकों को ओवरनाइट की जरूरत पड़ती है। जब बैंकों को कोई लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, सीआरआर मेंटेन करने के लिए या एसएलआर मेंटेन करने के लिए, या एकदम से पैसे की जरूरत हो जाती है ओवरनाइट, तो आरबीआई के पास जाते हैं और पैसे डिमांड करते हैं। तो उस पर जो रेट लगेगा वो 6.75% लगेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इसको बोलते हैं। और अगला होता है बैंक रेट। जब लंबे समय के लिए बैंक आरबीआई से उधार लेती है तो उस पर जो रेट लगता है वो बैंक रेट होता है 6.75%। तो 15 दिन से ऊपर अगर लोन लेंगे तो बैंक रेट से मिलेगा, 15 दिन के अंदर रेपो रेट में लेंगे तो 6.50 लगेगा, ओवरनाइट के लिए लेंगे तो 6.75 लगेगा। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जब बैंकें जो अपना पैसा आरबीआई के पास रख लेते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है कोलेटरल, तब वहाँ 3.35% होता है। ये पॉलिसी रेट्स है। अब आता है रिजर्व रेट। रिजर्व रेट, इसकी व्याख्या आप लोगों ने बार बार पढ़ी है। इसमें दो रेट्स होते हैं, रेशियो होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर जो है इसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट में की गई है, और एसएलआर की व्याख्या 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में की गई है। बराबर है। तो सीआरआर में जी ये सर। कहा गया है कि बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखना अनिवार्य है। किसके रूप में रखना है राहुल जी? सीआरआर को कैसे डिफाइन करोगे आप बताओ, राहुल अग्रहरी जी। सर इतना पैसा जो मतलब 4.5% जो पैसा है बैंक का जितना भी है, हाँ वो ये क्या नाम है, आरबीआई के पास सर रिजर्व रखती है, हाँ ताकि अगर कुछ भी बैंक में ऊपर नीचे हो तो वो उस पैसे का यूज करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, कैश रिजर्व रेशो, जैसे कि आपने नाम से ही देख रहे हैं कि हमारे बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, एक रोबोस्ट सस्टेनेबल एक सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो भी बैंक काम करेंगी, बैंकिंग व्यवसाय करेंगी, वो अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा नगद के रूप में, नगद कैश के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को रखेंगे, जिसको बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। तो बैंकें उनकी जो जमा राशि है उसका कुछ हिस्सा परसेंट के आधार पर, जहां की स्क्रीन पर आप देख रहे हो 4.5%, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 4.50%, वो कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होगा। तो आरबीआई के पास जमा रखेंगे नगद के रूप में, और उस नगद जमा राशि पर आरबीआई के द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। तो अब क्या है, अगर मान लीजिए कि ये सीआरआर का इस्तेमाल जो है वो धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी करता है आरबीआई। साथ ही साथ जो है उसके पास कैश के रूप में रखने से वो आरबीआई के पास उस राशि को जो है एक सी प्रणाली रखी गई है कि बैंक लोन देने से पहले कुछ पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखे, जिसको बोलते हैं सीआरआर। दूसरा है एसएलआर। एसएलआर वो एक रेशियो है जिसमें बैंकों को ये कहा गया है कि उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा सोना के रूप में, नगद के रूप में, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में रखना चाहिए। तो आप सोने के रूप में रखेंगे, नकदी के रूप में रखेंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करके रखेंगे, तो वो एसएलआर में दिखाएंगे। ये पार्ट जो है आरबीआई के पास नहीं रहता, आप रखेंगे तो आपके पास रहेगा, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए आपके कुल जमा का। और वो परसेंटेज कितना है यहाँ पर? वो परसेंटेज है 18%। 18। एसएलआर का जो अपर लिमिट है वो 40% होता है, अभी 18% है। सीआरआर का जो परसेंटेज है 4.50। आप समझ लीजिए हमारे टोटल जमा का यहाँ पर 22.5% जो है यहाँ पर रिजर्व हो गया। अब बचा हुआ हिस्सा हम लोन देंगे डिपॉजिट का, बाकी बचा हुआ हिस्सा हम लोग लोन देंगे, जिसको क्रेडिट के रूप में है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलरेडी 18% तो इन्वेस्ट हो गया सोने के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, है ना। और सीआरआर 4.50% चला गया कैश के रूप में आरबीआई को। तो ये दो रेट्स हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ देखे हैं। और है आपका
जो मिनट्स है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जो 5 जून और 7 जून तक जो हुआ था उसका मिनट्स 21 जून को पब्लिश हुआ, क्योंकि 14 दिन में जारी होता है। और अगली मीटिंग जो अनाउंस की गई है वो शेड्यूल होगी, वो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त 2024 को, तो उसके मिनट्स आएंगे 22 अगस्त को आएंगे। सो द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग अगस्त 6 टू 8 अगस्त 2024। अब आते हैं लैंडिंग और डिपॉजिट रेट्स। तो ये लैंडिंग और डिपॉजिट रेट, बेस रेट, MCLR, सेविंग रेट, टर्म डिपॉजिट रेट, ये इंडिकेटिव होते हैं। ये सिर्फ इंडिकेटिव दिया गया है, इस लेवल पर है। लेकिन आप बताइए कोई भी साथी कि डिपॉजिट के रेट कौन डिसाइड करता है? अगर ऐसा सवाल आया तो आंसर क्या होगा? RBI, गवर्नमेंट, बैंक? बैंक बैंक सर। बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आ, और एक सवाल अगर पूछा गया सदन जी, जी तो बताइए कि लोन के रेट्स कौन डिसाइड करता है? लोन के रेट बैंक करती है सर। बैंक करती है ना। लेकिन उसके लिए उन्होंने बेस रिटेल रेट। सेक्टर में और इसमें बेस रेट दिया है। बेस रेट, बेस रेट ऐसा है कि इससे कम तो रेट नहीं होगा, 9.10 से लेके 10.40%। और एक MCLR है जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स कहते हैं। ये 8.10 से लेके 8.60, फिर उसके बाद प्रीमियम ऐड होता है। अब इसमें ये बात होती है, आजकल रिटेल में रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट हो गया है। रेपो के साथ लिंक्ड होता है, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, है ना। रिटेल सेक्टर के जो लोन होंगे वो रेपो से लिंक होंगे। जैसे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बदलाव किया जाएगा, उनके रेट्स उनमें लिंक्ड रहेंगे। तो रेपो लिंक लेंडिंग रेट्स भी आते हैं। बट ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि जो लोन के और डिपॉजिट के रेट्स हैं डिसाइड किए जाते हैं, तो बैंक इंडिविजुअल लिखिएगा। जी RBI के द्वारा जो डिसाइड किए जाते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं आपके रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, SDF रेट, MSF रेट, CRR, SLR और आपका बैंक रेट, ये डिसाइड होते हैं। तो आज के सेशन में एक छोटा सेशन मैंने बताया था, 15 मिनट का है सेशन है। तो 15 मिनट के सेशन में हम लोग एक छोटी परिभाषा के रूप में जान पाए, साथ ही साथ करंट रेट्स को जान पाए। अगर इस पूरे सेशन को देखेंगे तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, इस रेट को याद कर लीजिए। रेपो रेट 6.50, SDF रेट 6.25, MSF 6.75, बैंक रेट 6.75 और रिवर्स रेपो रेट 3.35। इनमें से सर। सर सबसे एक ज़्यादा, क्वेश्चन, मैं हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? पूछिए पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर इसमें रेपो रेट के बारे में सर बड़ा अच्छा बता दिए, लेकिन हम्म सर एक शंका ये आ रही थी दिमाग में कि अभी जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हम्म आरबीआई। जब हम्म, कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन बोरो करती है तो बराबर, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करती है। तो ठीक। सर मेरे मन में ऐसी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अगर कोई कमर्शियल बैंक बिना हम्म सिक्योरिटी के अगर रिजर्व बैंक से लोन लेना चाहें वो हम्म रेपो रेट के रूप में, हम्म तो क्या ले सकती हैं सर? नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। अच्छा, बस हम्म यही बात दिमाग ठीक। में आ रहा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन नहीं देती हो। है। क्या अच्छा। भरोसा कल आपका बैंक डूब जाए, आप तो पैसा लेके भाग जाओगे, और वहां थोड़ा मोड़ा पैसा थोड़ी ना होता होगा, हैं। अच्छा। वाह, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, तब जाके 1 रुपया देगा आपको। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योर्ड रहता है, वो सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करोगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो पेपर्स हैं उनको रखोगे, तब देगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा सदन जी, ठीक है। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या क्या चीज आता है सर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सरकार द्वारा, जैसे आप FDR जारी करते हो ना बैंक से, उसको जी क्या सर। बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। एसटीडीआर, एसटीडीआर। हाँ, ठीक उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, बराबर। तो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है कुछ काम करने के लिए, तो वो ऐसी सिक्योरिटी देती है, सर्टिफिकेट देती है। आप पैसा दोगे तो आपको
MMDC या फिक्स डिपॉजिट रिसिट देते हैं ना, वैसी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। एक तरह से अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट द्वारा। मतलब पैसे आप गवर्नमेंट को दोगे तो वो एक सिक्योरिटी जारी कर देगा, और उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो सरकारी उद्देश्य को पूरा करते हैं, उनमें उनमें इस्तेमाल करता है। तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप देखिएगा, साइड में जाके देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्या रेट्स हैं, जो आजकल पहले इंडिविजुअल में अवेलेबल नहीं था। आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। RBI जो आया ना, एक कौन सा साइट बोलते हैं उसको, RBI का रिटेल रिटेल साइट। आपको सेशन में भी बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सर तो NSE गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आएगा? कौन सा? NSE? LIC नहीं आएगा भाई, नहीं, LIC। NSE, हाँ, NSE जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जैसे क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, छोटी अवधि के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, है ना। और जी सर। आपके डेट सिक्योरिटीज होते हैं। आप किसी दिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे सेशन में और डिटेल बता दूंगा। इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादातर ये मुख्य तौर से कमर्शियल बैंक और जो प्राइमरी डीलर काम करते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग जो है रिटेल में भी चालू कर दिया है, जो गवर्नमेंट की साइड से। क्योंकि इनमें जो है ना कि एक फिक्स रेट आपको मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सर्टिफिकेट जारी करती है गवर्नमेंट प्रतिभूति के तौर पर, और उसमें जो है इंटरेस्ट भी देती है, डिस्काउंट रेट्स भी देती है। तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट जैसा है, बैंक जारी करता है तो फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट कोई ऐसा जारी किया है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप रखोगे, फिर आपको जो है वो पैसा देगा, उस पैसे पर जो रेट लगेगा उसको रेपो रेट कहते हैं। तो आज का छोटा सा सेशन, आशा करता हूँ कि आपको समझने मिला होगा। सदन जी, अच्छा लगा जी सर, आपको? हम्म। बहुत अच्छा लगा सर। और मैंने थोड़ा थोड़ा याद, लेकिन बड़ा अच्छा नहीं, हम नहीं बता पाए, मुझे खराब लग रहा था, लेकिन सर जो बताया वो मुझे दिमाग में आ गई कोई सर। बात नहीं, खराब क्या लगना है, करते करते सीख गए ना आप तो ऐसे ही। और कल आओगे, कल कुछ नया सीख लेंगे। जो जान नहीं रहा नहीं। है वो अच्छे से पुख्ता हो जाएगा, जो नहीं जान रहा सीख लेगा। यही तो जी। जीवन है ना। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है ना। आप ये पढ़िए जरा, स्क्रीन पर कुछ लिखा है। ये ऐसा दृश्य जो है देखने के लिए एक बैंकर तरस जाता है। जो दृश्य मैंने लगाया है पीछे, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज, सूर्यास्त का, है ना। ये समस्याएं हमारे जीवन में हाँ हाँ, पढ़िए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना बदलना है। क्या क्या बात बात। है ना। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव का इशारा है। चल रहा है। और आप जो है, आपको उस इशारे के हिसाब से शक्ति मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप हिम्मत मार मत हारिए, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाले का सहारा है। हर समस्या का जो है हल है, और हर समस्या जो है आप रिजॉल्व हो सकती है। बस उसके लिए ज्ञान कौशल, उत्साह कौशल और अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, आपको सफलता मिलेगी। छोटे छोटे सेशन के माध्यम से सीखते जाएंगे, और भी कुछ नई जानकारी हम लोग अगले सेशन में लाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने एक एक रेट्स के आधार पर मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में पहले भी डले हुए हैं। बाकी करंट रेट्स ये हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूं। और ऐसा कहीं दृश्य अगर दिख जाए सूर्यास्त वाला या सूर्योदय वाला, तो जरूर सेल्फी लेके मुझे भेज दीजिएगा। क्योंकि इस जीवन में लिमिटेड पीरियड के लिए हम आए हैं। कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठें तो इस तरह का नज़ारा दिख जाए। कभी मैं भी कोशिश करता हूँ, जब कभी ऐसा मिल जाए तो आप लोगों के साथ फोटो वोटो साझा करता रहता हूँ। अच्छा लगता है सदन जी, कुछ भेजता रहता हूँ बढ़िया फोटो। लगता है सर, बढ़िया। बढ़िया लगता है सर आपसे, और एक अंदर से एनर्जी फीलिंग होती है। मैं तो सर कभी कभी देखता हूँ और उसमें मनन करता हूँ कि सर आप कितने मेहनत करते हैं। पता है, हम लोग को पढ़ाने के लिए कुछ कहीं ना कहीं तैयारी करना पड़ता होगा। सर्विस से कहीं ना कहीं सेवा से सर जुड़े हैं।
तो कभी कभी तो सर लगता है कि सर कितने घंटे काम करते हैं, कब सोते हैं कब जागते हैं, ऐसा लेकिन फीलिंग होती है आराम सर। आराम से ही रहता हूँ मैं, आपके जैसे सामान्य से रहता हूँ। लेकिन ये है कि समय का सदुपयोग जरूर करता हूँ। समय का पूरे पूरे यूटिलाइजेशन होता है, सब चीज अच्छा होता है, आनंद के साथ होता है हाँ, आनंद खूब मनाते हैं सर, आप तक खूब। और हम मजे के लोग साथ। नहीं ले पाते हैं हाँ, सर। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा जीवन जिएं। एक बेहतर हाँ जीवन जीने के लिए आपको उस जीवन के साथ तालमेल बिठाना होता है, उस पटरी के साथ अपना तालमेल बिठाना पड़ता है। जिस दिन आप वो तालमेल बिठा लेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और जरूर लग जाएगा, कुछ दिन में आप सीख ही जाएंगे साथ में रहते रहते। तो ठीक फिर आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक। शुभ रात्रि। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार गुड सर। नाइट। नमस्ते सर।